हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी सीटेट साइंस पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। आज की हमारी केमिस्ट्री महामैराथन क्लास है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक ही क्लास में आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके पहले 14 मैराथन क्लास डाली जा चुकी हैं, जहाँ पे सारे एनसीईआरटी के प्रश्न और एनसीईआरटी के प्रश्नों के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई है। ठीक है, तो 14 आपकी मैराथन क्लास हो गई। आज की हमारी महामैराथन क्लास है। हम 3 दिन अब कंटिन्यू एक एक सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास करेंगे, जिसमें जो भी आपका सीटेट के साइंस के सिलेबस में गिवन है जो टॉपिक, जैसे आज हम केमिस्ट्री की महामैराथन क्लास कर रहे हैं, तो जिसमें केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक आपके सीटेट के सिलेबस में गिवन है उन टॉपिक को हम एमसीक्यू और थ्योरी के साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी डिटेल थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे और जो प्रश्न आगे बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी वहीं पे चर्चा करते चलेंगे। फिर उसके बाद कलम फिजिक्स का सेशन रख लेंगे और उसके बाद अगली क्लास हम रख लेंगे बायोलॉजी की। तो ऐसे एक एक क्लास में करके, एक क्लास में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, एक क्लास में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और एक क्लास में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और आपके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ ही साथ चली रही है। तो ऐसे करके आपका लगभग 15 दिन में आपके पूरा साइंस का सिलेबस कवर हो जाएगा। थ्योरी भी, और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सभी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? सभी धातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय होती हैं। कथन बी है, पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है। सही विकल्प चुनिए। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसको बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं, है ना, और धातुओं का गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो जो धातु होती हैं, धातुएं हमेशा चमक वाली होती हैं, चमकदार होती हैं, यानी उनमें लस्टर का गुण पाया जाता है, लस्टरस होती हैं, चमकदार होती हैं। दूसरा होती है ये ताप और विद्युत, ताप विद्युत दोनों, ताप और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है, ताप और विद्युत की अच्छे सुचालक होती हैं। तीसरा, धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि किसी भी धातुओं को पीट कर इनको हम चादर के रूप में बदल सकते हैं। पीट कर अगर चादर के रूप में बदल सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसका आघात वर्धनीयता का गुण कहलाएगा। तो जो धातुएं होती हैं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य मतलब होता है किसी भी धातु को तार के रूप में बदलना, पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, और प्रायः जो धातुएं होती हैं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मर्क्यूरी को छोड़ के। Hg, मर्क्यूरी क्या होता है? पारा एक अपवाद होता है। बाकी जो धातुएं होती हैं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला गुण है कि इनका जो गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा कैसा होता है? हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज का निर्माण करते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं। और ये कैसे होती हैं? धातुएं होती हैं हमेशा ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब क्या समझते हैं कि वो सोरोनस होती हैं, जब उनको ठोका जाता है, उन पे हथौड़े से वार किया जाता है तो उनसे एक साउंड निकलती है, एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है। इसीलिए धातुएं कैसी होती हैं? ध्वन्यात्मक होती हैं। तो ये सारे क्या हो गए? धातुओं के गुण हो गए। अब यहाँ पे बोला है सभी धातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय होती हैं। अब बताइए, तो और दूसरा क्या दिया है? पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा है कि वैसे तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, पर मरकरी को छोड़ के, मरकरी अपवाद है, ये कमरे के ताप में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब जब ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो क्या हम इसको चादर के रूप में पीट के बदल सकते हैं? क्या इसको हम तार के रूप में बदल सकते हैं? चादर के रूप में बदलना मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता। और तार के रूप में बदलना मतलब क्या होता है? तन्यता। ठीक है, तो क्या हम इसको चादर और तार के रूप में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी लिख दिया है, तो सभी में तो मरकरी भी आता है, पारा भी आता है। पारा एक खुद ही एक धातु होती है, पर इसलिए तन्य नहीं होती है और आघात वर्धनीयता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता। इसीलिए ए तो असत्य है, लेकिन बी क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन अधातुओं के लिए सत्य है? वे ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, वे समानता भंगुर होते हैं, वे आघातवर्धनीय होते हैं। यहाँ पे अधातुओं के बारे में पूछा है कि अधातुओं के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, अभी हमने धातुओं के बारे में पढ़ा, अब हम अधातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी। तो जो अधातुएं होती हैं ना, अधातुएं हमेशा कैसी होती हैं? चमकहीन होती हैं, इनमें चमक नहीं पाया जाता है। और ये ताप और विद्युत की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती हैं। ये अपने आप में से ताप और विद्युत को ट्रांसफर नहीं होने देती हैं। इनमें आघातवर्धनीयता का गुण, आघातवर्धनीयता, ठीक है, आघातवर्धनीयता का गुण इनमें नहीं पाया जाता। यानी अधातुओं को पीट के इनको चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर नेचर की होती हैं, ब्रिटल नेचर की होती हैं। जब भी इनमें बार किया जाएगा, इनको पीटा जाएगा, तो ये टूट जाएंगी। ये मतलब एक टुकड़े के रूप में, चूर्ण के रूप में ये बिखर जाती हैं। इसीलिए इनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। जितनी भी अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। और ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों अवस्थाओं में ये मिलती हैं। ठीक है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में नहीं मिलती हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है? कम होता है। और जो धातु हम पढ़ रहे थे, तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता था, इसमें अधातुओं में कम होता है। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ये क्या करती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके हमेशा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करती हैं। और अधातुओं में ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता, यानी ये ध्वन्यात्मक नहीं होती हैं। जस्ट ऑपोजिट, धातुओं में जो गुण होता है उसका विपरीत गुण किसमें होता है? अधातुओं में होता है। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन अधातुओं के लिए सत्य है, तो वह ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं ना। ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सुचालक लिखा है दोनों में। ये वे आघातवर्धनीय होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा कि वे भंगुर नेचर के होते हैं, उनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, लोहा तांबे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, और सी है सोना जंग नहीं खाता है। ये 3 कथन दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन कथनों में आपको सही कथन का चयन करना है। केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये आपको देखने के लिए ना, ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है? इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी जो धातु है या अधातु है, कौन सा जो पदार्थ है, तत्व है, अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है ना। तो कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, ये सक्रियता श्रेणी अगर पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सक्रियता श्रेणी को सबसे पहले देखते हैं। पोटेशियम जो होती है सबसे अधिक, फिर उसके बाद हो जाता है सोडियम, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी जिसको बोलते हैं, कॉपर, Hg यानी मर्क्यूरी, फिर आ जाती है चांदी, फिर आ जाता है Au यानी गोल्ड। यानी सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या होती है? पोटेशियम। सबसे कम अपक्रियाशील क्या होती है? गोल्ड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो केरोसिन में क्यों रखा जाता है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये देखिए, रिएक्टिविटी श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो सोडियम है ये दूसरे स्थान पर आता है, यानी ये हाई रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी सक्रियता श्रेणी होती है। तो अगर इसको खुले में रख देंगे तो यह ऑक्सीजन यानी वायु से रिएक्ट करके जलने लग जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन ना कर सके, क्रिया ना कर सके, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या दिया है? लोहा तांबे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है। लोहा मतलब क्या हो गया? आयरन। अब तांबा क्या हो गया? तांबा हो गया कॉपर। अब बताइए, लोहा तांबे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल करेक्ट। जो लोहा होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सोना जंग नहीं खाता। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए, सोने का आभूषण पहनिए, क्या उसमें जंग लगते हैं? नहीं, सोना कभी जंग नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसकी अगर रिएक्टिविटी श्रेणी देखिए, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, वो रिएक्ट ही नहीं करता किसी भी एलिमेंट के साथ, इसीलिए वो जंग क्यों खाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला प्रश्न है,
एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। कारण दिया है एल्यूमीनियम विद्युत का अच्छा सुचालक है तथा यह हल्का होता है। अभिकथन क्या दिया है कि एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। कारण यही दिया है कि एल्यूमीनियम विद्युत का अच्छा सुचालक होता है तथा हल्का होता है। ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य, आर असत्य है। ए असत्य और आर सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन देखिए, अभिकथन बोला है कि एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। एल्यूमीनियम का उपयोग जो विद्युत के तार बनाए जाते हैं उनमें एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। कारण है एल्यूमीनियम विद्युत का अच्छा सुचालक है। हाँ, अब एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत तारों में इसीलिए तो किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है और तथा हल्का है, हल्का होता है, सुचालक होता है, इसीलिए एल्यूमीनियम का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है। तो ए और आर दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर आयोडीन? कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु है फिर भी विद्युत का चालन करता है? वैसे तो अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ना विद्युत का चालन करती हैं ना ऊष्मा का चालन करती हैं, पर इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो है तो अधातु पर विद्युत और ऊष्मा का चालन करता है? तो गंधक। गंधक क्या होता है? गंधक एक अधातु है। गंधक क्या है? अधातु है और ये पीले रंग का होता है। पीले रंग का ये क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है? कुचालक होता है। तो अभी विद्युत का कुचालक होता है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा आ जाते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस भी एक अधातु है। ठीक है ये भी अधातु। ये वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो ये वाइट में भी पाया जाता है और रेड में भी पाया जाता है। वाइट और रेड कलर का होता है। इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील। ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? माचिस और उर्वरक बनाने में किया जाता है। पर बताइए क्या ये आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये भी क्या होता है? ये भी कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। अब आ जाते हैं ग्रेफाइट पे। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। ये अधातु होता है। ये भी एक प्रकार का अधातु है। अधातु होने के बावजूद ये क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? ये सुचालक होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में उपयोग किया जाता है और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन भी एक प्रकार की अधातु है। आयोडीन भी क्या है? अधातु है। ये हाँ, देखिए, एक अपवाद क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है फिर भी ये क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। यानी ये क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। एक अपवाद और पूछ सकता है कि ऐसा कौन सी अधातु है जो अधातु है, वैसे तो अधातु में चमक का गुण नहीं पाया जाता, वो चमकीली नहीं होती हैं, पर ऐसी कौन सी अधातु है जो कि चमकीली होती है, उसमें चमक का गुण पाया जाता है? तब आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक प्रकार की अधातु है फिर भी ये कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है, कैसा होता है? चमकीला। इसमें ये बैगनी कलर की इसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बने, एक सुचालक का क्वेश्चन बना और दूसरा बना चमक का क्वेश्चन। दोनों अपवाद वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये कथन ए है। कथन बी दिया है तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस देता है। अब सही विकल्प चुनने के लिए बोला है। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य, बी असत्य। ए असत्य, बी सत्य। ए और बी दोनों असत्य। बताइए इसमें कौन सा होगा? तो देखिए, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु जब HCl से रिएक्ट करती हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करती हैं, तब क्या बनाती हैं? ये धातु लवण बनाती हैं।
धातु लवण का फॉर्मेशन करती हैं। उसके अलावा ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो धातुएं जब कोई भी तनु अम्ल के साथ, यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, पर कोई भी तनु अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो वो धातु लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम एक धातु है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी तब ये क्या करेगी, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगी और हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करके या अम्लों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रूफ हो गया। दूसरा, तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस देता है, क्या ये करेक्ट है? तो कॉपर यानी तांबा, दूसरा हो जाएगा Ag यानी सिल्वर, तीसरा हो जाएगा गोल्ड। ये जो 3 चीजें होती हैं ना, इनकी सक्रियता क्या होती है, बहुत कम होती है, रिएक्टिविटी रेट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये धातुएं तनु अम्ल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। तो ये अपवाद आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी सक्रियता श्रेणी बहुत कम होती हैं, तो ये क्या करती हैं, तनु अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं, कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में, सेकेंड कथन के बारे में। तो क्या सेकेंड स्टेटमेंट जो है, कथन है, क्या ये करेक्ट है? तो नहीं। यहाँ पे बोला है तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस देता है, तो नहीं। तांबा, सिल्वर और गोल्ड ये क्या करती हैं, तनु अम्ल के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती। यानी ए तो सत्य है, बी क्या है, असत्य है। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है, ए सत्य है, बी असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं और अधातुओं दोनों में पाया जाता है? तन्यता, सुचालकता, रासायनिक अपक्रियाशीलता, आघात वर्धनीयता। वैसे तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने धातु और अधातु दोनों के बारे में पढ़ा, धातुओं और अधातुओं दोनों के बारे में पढ़ा है अभी हमने। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है पर अधातुओं में नहीं पाया जाता, तो ये क्या हो जाएगा, समान गुण तो नहीं हो जाएगा, ये दोनों का गुण नहीं है। सुचालकता, अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं सुचालक होती हैं, ये भी नहीं है, कॉमन आंसर। आघात वर्धनीयता, धातुओं में पाया जाता है पर अधातुओं में नहीं पाया जाता है आघात वर्धनीयता का गुण। आघात वर्धनीयता का गुण सिर्फ और सिर्फ धातुओं में पाया जाता है, जो अधातु होती हैं वो भंगुर होती हैं। तो ये 3 तो अपने आप ही कट गए, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक अपक्रियाशीलता। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, पर एक और तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यही रहेगा कि निम्न में से कौन सा गुण धातु और अधातु दोनों में पाया जाता है, पर रासायनिक अपक्रियाशीलता की जगह पे एक ऑप्शन और दे सकता है, जो कि कई बार पूछा गया है, ठोस अवस्था में पाया जाना। क्या? ठोस अवस्था में पाया जाना। अब ये कैसे करेक्ट पाया जाना, अब ये कैसे करेक्ट आंसर हो सकता है? तो देखिए, 2 स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। अधिकांश जो धातु होती हैं कैसी किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सेम टू सेम अधिकांश जो अधातु होती हैं, अधातुएं भी कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश की यहाँ बात हो रही, बाकी जो अधातुएं होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कमरे के तापमान पे। यहाँ पे अपवाद क्या है, Hg, और यहाँ पे अपवाद क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अपवाद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस नजरिए मतलब इस स्टेटमेंट बेस पे देखा जाए तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाना। पर ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये भी ऑप्शन रखे जाते हैं। एक ये ऑप्शन रखा जाता है रासायनिक अपक्रियाशीलता, तब आपको ये करेक्ट करना है, और एक और ऑप्शन रखा जाता है संयौगिक बनाना। तो अगर ये भी 3 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, एक ये दिया है, तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों जो ये आंसर दिए ना, तीनों को आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक ऑड वन आउट आपके ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है तो वह गुण कहलाता है तन्यता का, आघात वर्धनीयता का, भंगुरता का, सुचालकता का। अभी हमने पढ़ा पीटकर पतली चादर के रूप में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है, तार के रूप में खींच के बदलना तन्यता कहलाता है, भंगुरता का गुण अधातु में पाया जाता है जो कि ब्रिटलनेस यानी टूटना होता है, सुचालकता किन में होती है, सुचालकता धातुओं का गुण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है,
रवि ने 3 घोल ए, बी और सी लिए। घोल ए में क्या हुआ? घोल ए ने नीला लिटमस को किस में बदल दिया? लाल में बदल दिया। घोल बी ने लाल लिटमस को नीले में बदल दिया। और जो घोल सी है वो लिटमस पे कोई क्रिया ही नहीं किया, कोई परिवर्तन ही नहीं किया। घोल ए ने क्या किया? ब्लू को रेड में चेंज किया। घोल बी ने क्या किया? रेड को ब्लू में चेंज किया। और घोल सी ने क्या किया? घोल सी ने कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। ठीक है, तो बताइए, निष्कर्ष निकालिए, घोल ए क्या है, घोल बी क्या है और घोल सी क्या है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन। ए अम्लीय, बी क्षारीय, बी उदासीन, सी क्षारीय। ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय। बताइए कैसा है? तो देखिए, सबसे पहले जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल के लिए याद करने की ट्रिक है, अम्ल का है अनिल। क्या है? अनिल। आ यानी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। नी यानी क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और ला यानी क्या हो जाएगा? लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही यही है कि अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, घोल ए। तो ए यानी क्या हो जाएगा? जो घोल ए है ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि घोल ए अम्लीय हो जाएगा। घोल बी क्या है? लाल को नीला में बदल देता है। तो जस्ट इसका अपोजिट कौन करता है? क्षार करता है। तो घोल बी जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। सी में किसी भी लिटमस में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो घोल सी क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जो उदासीन होता है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उदासीनता भी ये पीएच के आधार पे, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता ये पीएच के आधार पे होती है। जो 7 पीएच होता है ये उदासीन होता है। इधर कम में चले जाइए, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके लिए होता है? ये अम्ल के लिए पीएच होता है। और इधर 7 8 9 10 11 ऐसे 14 तक जाइए तो ये किसके लिए होता है? ये क्षार के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए अम्लीय है, बी जो घोल है वो क्षारीय है और सी क्या है? उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? अम्ल खट्टे स्वाद के होते हैं। कथन बी है, सभी खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। सही विकल्प को चुनिए। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही, बी गलत। ए गलत, बी सही। ए और बी दोनों गलत हैं। बताइए, कथन ये क्या बोल रहा? अम्ल खट्टे स्वाद के होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे स्वाद के होते हैं। जैसे जो नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल का क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। सेम टू सेम सिरका, विनेगर जो होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और ये भी स्वाद में खट्टा होता है। आप कॉमन देखिए, इमली और नींबू तो कॉमन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी जितने भी अम्ल होते हैं ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है, सभी खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। क्या ये करेक्ट है? तो सिर्फ खट्टा होना ही अम्ल को नहीं बताता। ठीक है, कि सिर्फ खट्टा है तो अम्ल है। अम्ल के लिए क्या क्या होना चाहिए? अम्ल अगर वो है तो वो क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल में जरूर परिवर्तित करेगा। ठीक है, अगर अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करेगा। और जब भी उसको H2O यानी जल में घोला जाएगा तो टूट के हमेशा क्या बनाएगा? लवण का फॉर्मेशन करेगा। और लवण में का फॉर्मेशन सॉरी टूट के क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अम्ल के लिए क्या होना चाहिए? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करेगा। H2O में अगर जब भी उसको पानी में विलय किया जाएगा तो टूट के हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो अम्ल होते हैं ना, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अम्ल के? अम्ल क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये भी अम्ल का गुण है। और अम्लों की और क्या? अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? संक्षारक होती है। कैसी प्रकृति होती है? अम्लों की प्रकृति संक्षारक प्रकृति की होती है। तो अम्ल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ खट्टा होना जरूरी नहीं है, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी लिटमस पेपर का परीक्षण करता हो, पानी के साथ विलय होने पे हाइड्रोजन आयन देता हो। ठीक है, और अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करने पे तब भी हाइड्रोजन आयन दे, और उसके अलावा वहाँ पे लवण का भी फॉर्मेशन करे। ठीक है, जब भी अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करे तो लवण का फॉर्मेशन करे। तो ये सारी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या है? सही। तो आंसर क्या होगा? ए सही, बी गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक छात्र ने प्रयोग में पाया कि जो HCl का जलीय विलयन है ये विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। और दूसरा क्या देखा कि शुष्क HCl गैस विद्युत का चालन नहीं करती है। अब इसका सही कारण क्या है? HCl गैस अम्ल नहीं है, अम्ल केवल जल में आयन बनाते हैं, जल विद्युत का चालन नहीं करता है, गैसें विद्युत नहीं ले जा सकती हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो HCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी HCl है, जब ये जल में घुलती है तो H2O में घुलने के बाद ये क्या करती है, H+ आयन देगी और Cl- आयन में, दो आयनों में टूट जाती है, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाती है। और जो ये आयन होते हैं ना, आयन ही क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो HCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखिए दूसरा क्या है, शुष्क HCl गैस विद्युत का चालन नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो शुष्क HCl होती है ना, उसमें आयन नहीं होते हैं। अब आयन नहीं प्रेजेंट होंगे तो विद्युत का चालन कौन करेगा? क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन क्या है, HCl गैस अम्ल नहीं है, गलत है। HCl एक अम्ल है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से क्लियर है, एसिड ये अम्ल है। अम्ल केवल जल में आयन बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जो अम्ल है ये केवल और केवल जल में आयन बनाते हैं। जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? जल शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल है वो कमजोर चालक है, ठीक है। शुद्ध जल ये कमजोर चालक होता है, पर जल विद्युत का चालन बिल्कुल करते हैं। आप पानी में डाल के नंगे तार को पकड़िए, आपको पता चल जाएगा कि विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आयनों की उपस्थिति होनी चाहिए। गैसें विद्युत को नहीं ले जा सकती, बताइए क्या ये क्या सही है? क्या सही है? तो ये कारण भी सही नहीं है, क्योंकि असली कारण क्या है, सिर्फ आयन का है। अगर आयन है तो वो विद्युत का चालन करेंगी, आयन नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थ पर ध्यान दें। नींबू का रस, साबुन का घोल, नमक का घोल, सिरका, इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3 या 3 और 4? कौन सा, ये चार आपको पदार्थ दिए हैं, इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीयता और क्षारीयता किससे डिपेंड करती है? पीएच से डिपेंड करती है। 7 क्या है? ये 7 उदासीनता को दिखाता है। 7 क्या है? उदासीन है। उसके अलावा 7 से कम जो वैल्यू होगी ये क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। तो जो नींबू का रस है, नींबू का रस का पीएच क्या होता है? 2 होता है। साबुन के घोल का, जो साबुन का विलयन है, इसका पीएच क्या होता है? 10 होता है। नमक का घोल का पीएच क्या होता है? ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सिरका है, सिरके का पीएच क्या होता है? सिरके का पीएच 3 होता है। तो देखिए 7 से कम कौन कौन से पीएच हैं? नींबू का रस है, एक चौथा ऑप्शन है सिरका। ये 7 से कम इनका पीएच है, यानी ये कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। साबुन का घोल यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका पीएच क्या होता है? 10 होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है, यानी ये क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 2 इसमें प्रेजेंट है, ये गलत हो जाएगा। 2 है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ, यानी नींबू का रस और सिरका, ये क्या है? ये एक प्रकार के अम्ल हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ और चीजें देख लीजिए और उनका पीएच देख लीजिए। जैसे जो टमाटर है, टमाटर के रस का पीएच क्या होता है? टमाटर रस, इसका पीएच होता है 4। दही का पीएच क्या होता है? दही का पीएच होता है 4 से 5 के बीच में। जो बैटरिक अम्ल है H2SO4, इसका पीएच क्या होता है? इसका पीएच 0 से 1 के बीच में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। वहीं पे जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का पीएच क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, ये एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। इसका पीएच 8 से 9 है, यानी एक प्रकार का क्षार है। जो चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी का पीएच क्या होता है? लगभग 12 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच क्या होता है? 13 से 14 होता है। अगर आपको पीएच वैल्यू पता होगी ना, तो आप इजिली उसको रिकोगनाइज कर पाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कथन बी है, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी है, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही, बी गलत। ए गलत, बी सही। ए और बी दोनों गलत हैं। बताइए भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो इसके पहले, इसको बताने के पहले आपको भौतिक परिवर्तन यानी जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल और केवल जो भौतिक गुण है,
भौतिक गुण मतलब अपीयरेंस वाला गुण, देखने वाला गुण, सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उसमें उसके आकार में, अवस्था में, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उसके मेन जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलती है। यानी जो मेन गुण है पदार्थ का वो बिल्कुल नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ उसका अपीयरेंस में परिवर्तन होता है। और साथ ही इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे? इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसकी जो रासायनिक संरचना होती है ना वो वही रहती है। रासायनिक संरचना संरचना क्या रहती है? सेम वही बनी रहती है। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम वापस से उसी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो ये कहलाया भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल करेक्ट। अगर कोई किसी भी पदार्थ में भौतिक चेंज हो रहा, फिजिकल चेंज हो रहा, तो उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। किसी चीज़ का टूटना, फूटना, फटना, ये सब क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए भी सही है और बी भी सही है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलना, ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, पिघलना। ठीक है, दूसरा क्या है? पानी का उबलना, पानी उबलना, ये भी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तीसरा कागज का फटना, कागज फटना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और चौथा है नमक पानी का घोल या चीनी पानी का घोल, नमक पानी घोल, ये क्या कहलाता है? ये सारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर पिघल रही है, उबल रही है, कागज जैसे फट रही है, टूट रही है, फूट रही है, कोई भी चीज़ घुल रही है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये सारी चीज़ें भौतिक परिवर्तन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने निम्न प्रयोग किए, जैसे दूध का दही बनाया, नमक का पानी में घुलना, लकड़ी का जलना। अब ये तीन चीज़ें, इन्होंने तीन प्रयोग किए छात्र ने। अब बताइए इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? केवल दूध का दही बनना, दूध का दही बनना और लकड़ी का जलना, केवल नमक का घुलना, सभी। ठीक है, तो अब इससे पहले देखिए, अभी हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, अब हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर किसी पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है, रासायनिक संरचना ही बदल जाए, रासायनिक संरचना में ही क्या हो जाए? चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा और हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, और इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसको भी कभी भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, किसको? केमिकल चेंज को, रासायनिक परिवर्तन को। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अगर किसी चीज़ में जंग लग रहा, जंग लगने को क्या हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बस उसको रोका जा सकता है, उसमें बचाव किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कोई भी चीज़ अगर जल रही है, जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। पाचन, पाचन भी रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, किसी चीज़ का पचाना। और किसी चीज़ का पकना, पकना भी रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। फ्रूट अगर पक गए तो पकने के बाद हम उसको वापस कच्चा नहीं कर सकते। ठीक है, जो दही का जमना, कोई चीज़ अगर जम रही है तो वो भी क्या कहलाएगी? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। अब देखिए, दूध का दही बनना, अब यहाँ पे दही बन रहा, फर्मेंटेशन, हाँ, जो किण्वन प्रक्रिया होती है ये हमेशा और हमेशा किस में आती है? रासायनिक परिवर्तन में आती है। तो यहाँ पे दूध का किण्वन हो रहा, फर्मेंटेशन हो रहा और दही बन रहा, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा केमिकल चेंज में। पानी का, नमक पानी का घुलना, इसको अभी हम फिजिकल चेंज में पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ अगर घुल रही है, घोलना, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा। अभी जलना हम पढ़े कि किसी भी चीज़ का जलना किस में आ जाएगा? केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज में फर्स्ट आएगा और ये थर्ड आएगा, यानी दूध का दही बनना और लकड़ी का जलना दोनों किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है? लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, बर्फ का पानी बनना, कागज का जलना। अब भी हमने पढ़ा है कि जो फिजिकल चेंज है यानी भौतिक परिवर्तन है, कौन सा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम उल्टा कर सकते हैं, यानी उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक
परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को कभी भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगना क्या है? केमिकल चेंज है। दूध का फटना, फर्मेंटेशन प्रक्रिया हुई है, ये क्या है? केमिकल चेंज है। बर्फ का पानी बनना, ये क्या है? सिर्फ अवस्था परिवर्तन। हाँ, एक चीज और, अगर किसी में सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो बर्फ का पानी में बनना यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा, तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। कागज का जलना उलना, ये सब किस में आता है? केमिकल चेंज में। तो किस परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है यानी रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स और सिर्फ भौतिक परिवर्तन को किया जा सकता है, यानी फिजिकल चेंज को किया जा सकता है। अब फिजिकल चेंज किस में है? तो फिजिकल चेंज हो रहा ऑप्शन नंबर 3, यानी बर्फ का पानी बनना, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में दो कथन दिए हैं। कथन 1 है मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और कथन 2 है मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सही विकल्प बताना है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का पिघलना, जमना, ये सब किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी चीज़ का जलना है, फटना है, फर्मेंटेशन होना है, रंग बदलना है, स्वरूप बदलना है, नया पदार्थ जिसमें बन रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, यानी कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। कथन सेकंड है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। सही विकल्प चुनिए। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही, बी गलत। ए गलत, बी सही। ए और बी दोनों गलत हैं। आपको आंसर बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताइए, अब ये क्या है? ये द्रव्य की अवस्थाएं, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न है। अब पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? वैसे तो 3 होती हैं मेन, पर अगर वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हम 3 अवस्थाओं को पहले पढ़ लेते हैं। सॉलिड यानी ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो ठोस में क्या होता है? ठोस में आकार भी निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार भी फिक्स और उसका आयतन भी फिक्स होता है। आकार भी फिक्स और आयतन भी फिक्स होता है। और इनमें जो आकर्षण बल होता है, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया ठोस के बारे में। द्रव्य जो पदार्थ होते हैं, इनका आकार जो होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पर क्या होता है? आयतन फिक्स होता है। आकार कैसे फिक्स नहीं होता? आयतन कैसे फिक्स होता है? जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है। ठीक है, 1 गिलास पानी है, उसमें 1 लीटर पानी आता है। तो इसको अगर हम ग्लास में डालेंगे तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? लंबा। पर इसको अगर हम थाली में डालेंगे तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। पर जो पानी है वो 1 लीटर ग्लास में भी था, वही 1 लीटर थाली में भी है। तो आकार तो अनिश्चित हो गया, पर आयतन तो निश्चित हो गया ना। और इनमें जो अणुओं का आकर्षण बल होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठोस की अपेक्षा अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। गैस में ना आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बल लगा दिया जाए ना, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? गैस होती है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जब इसको कंप्रेस किया जाता है, इस पे बाह्य बल लगाया जाता है, तो इसके अणु पास पास आके ये लिक्विड का रूप ले लेते हैं। कैसा? लिक्विड का रूप ले लेते हैं। तो यानी इनको कंप्रेस करके इनका आकार भी बदला जा सकता है और इनका आयतन भी बदला जा सकता है। और इनमें आकर्षण बल, जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। कौन सी? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? इस अवस्था में जो अत्यधिक ऊर्जा वाले और जो अधिक उत्तेजित कण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। प्लाज्मा के जो कण होते हैं, वो उनमें ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। और उनमें जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनित होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो नियॉन बल्ब है ना, तो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अब देखिए चमक कैसे देते हैं, तो कैसे चमक देते हैं? तो अगर मान लीजिए जैसे भी विद्युत ऊर्जा, अब मान लीजिए कोई ऐसे बल्ब है, बल्ब में क्या भरा गया? नियॉन गैस भरी गई। ठीक है, नियॉन गैस भरी गई। अब जब भी इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाएगी, तो ये क्या होंगे? जो गैस है ये कैसी हो जाएगी? आयनित हो जाएगी।
कैसी हो जाएगी, आयनित हो जाती है, और आयनीकृत हो जाती है, इसके कारण ही इसमें क्या हो जाते हैं, आवेशित कण आ जाते हैं। क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है, यानी इसके कण आवेशित हो जाते हैं, और जहां कण आवेशित होंगे तो इसमें क्या आ जाती है, एक चमक आ जाती है, जिसके कारण जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये जलने लगती हैं। और किस कलर की चमक आती है, ये गैस की प्रकृति पे निर्भर करती है कि जो गैस है ये किस प्रकृति का है, ये क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। ठीक है, एक है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, उसमें क्या है, ये पांचवी अवस्था है, उसमें सिर्फ इतना है कि जो सामान्य वायु है ना, सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग को, जो 1 लाखवां भाग है, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट में वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। मेनली हमको ठोस, द्रव और गैस से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इसको जरूर याद रखिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है कि ठोस जो वस्तु है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गैस को सिलेंडर में बंद कर पिस्टन को दबाया गया है, इससे गैस का केवल आकार बदलेगा, केवल आयतन बदलेगा, आकार और आयतन दोनों बदलेगा, ना आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा। अब भी हमने पढ़ा कि जब भी बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो गैस का आकार भी बदल जाता है और आकार के साथ साथ उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, सबसे कम नहीं होता है। सबसे अधिक जो पदार्थ हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में, द्रव्य में ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिवर्तन पर ध्यान दीजिए, बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, कपूर का उड़ना, इन परिवर्तन में समान बात है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये सभी अपरिवर्तनीय हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बर्फ का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना, ये भी अवस्था परिवर्तन हो रहा भाई, यानी लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो रहा, तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। कपूर का उड़ना, ऊर्ध्वपातन, यानी इसमें भी अवस्था परिवर्तन हो रहा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं सारे कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन द्रवों के लिए सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, द्रव बह सकते हैं, द्रव संपीड्य नहीं होते हैं। कौन सा कथन द्रवों के लिए सही नहीं है। तो बताइए, द्रव का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। द्रव का आकार निश्चित होता है, यहीं भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। क्योंकि जो द्रव होते हैं ना, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, वो किसी भी शेप में बदल जाता है, पर उसका आयतन हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। जो ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी वाटर मिलके क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाए और CO2 गैस को रिलीज किए, या फिर AgNO3 और NaCl मिलके AgCl और NaNO3 का निर्माण किए। यहाँ पे पूछा है संयोजन अपक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब दो अभिकारक A और अभिकारक 2 मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाए, यानी एक प्रोडक्ट बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। यानी दो अभिकारक मिले और एक क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए, एक प्रोडक्ट बना दिए, तो इसको संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, और जो संयोजन अपक्रिया होती है, ये एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया होती है। यानी जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद को बनाते हैं तो उस स्थिति में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब देखिए, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद कहाँ पे बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 2 अभिकारक मिले फर्स्ट और सेकेंड और एक उत्पाद बना दिए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन अपक्रिया भी होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, उपचयन अपचयन अपक्रिया होती है। हालांकि ये सारी थ्योरी मैं पढ़ाई भी हूँ, जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है सीटेट की थ्योरी क्लास की, तो वहाँ पे भी डाला है, यहाँ पे भी ये सारी अपक्रिया मैं आपको बताती चलूंगी। अगला प्रश्न है, निम्न अपक्रिया में अपक्रिया का प्रकार बताइए। Fe और CuSO4 क्या बना, FeSO4 बना और कॉपर को अलग कर दिया गया। कौन सी अपक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है। संयोजन अभी हमने पढ़ा, A और B 2 अभिकारक मिले और एक उत्पाद बनाया AB, यह क्या कहलाती है, संयोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया क्या होती है, इसमें एक अभिकारक होता है और ये टूटता है, अपघटित होता है और एक दो पदार्थों का निर्माण करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। यानी ए भी अपकारक था, 2 प्रोडक्ट बनाया, ए और बी टूट गए, तो वो अपघटन अपक्रिया होती है। संयोजन के जस्ट विपरीत होती है। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया में जो अधिक अपक्रियाशील धातु होती है ना, अधिक अधिक अपक्रियाशील धातु क्या करती है, जो लीस्ट लो रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, यानी कम अपक्रियाशील जो धातु होती है, उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देती है। जब अभी हम अपक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो आयरन होती है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, इसको अलग कर दिया और उसकी जगह पे जाके आयरन बैठ गया। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है ना, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एक देख लेते हैं, FeS प्लस क्या है 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, FeCl2 का निर्माण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन चला गया आयरन की जगह पे और आयरन कहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन की जगह पे। तो यहाँ पे आयनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको द्विविस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, एक और होती है रेडॉक्स अपक्रिया, उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण, CaO प्लस H2O, Ca मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, CaCO3 का ऊष्मीय अपघटन या फिर Na4Cl का ऊर्ध्वपातन। कौन सी अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो अब भी हमने पढ़ा, एग्जाम्पल भी यही था कि जो संयोजन अपक्रिया है वो ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूध का दही बनना, ये बिल्कुल केमिकल चेंज है। लकड़ी का जलना, ये भी केमिकल चेंज है। मोम का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज है। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ये सारी चीज़ें अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं थ्योरी के रूप में। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्ती है। प्रत्यावर्ती मतलब क्या है, रिवर्सिबल है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब रिवर्स कौन सा होता है, फिजिकल चेंज होता है, यानी भौतिक परिवर्तन होता है कि नहीं। तो यानी इनमें से आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है। कागज का जलना कैसा हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। दूध का फटना, ये भी केमिकल चेंज हो जाता है। भोजन का खराब होना, किसी चीज का किसी के गंध में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, यह क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। सिर्फ बर्फ का पानी में बदलना, क्योंकि यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा, तो ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मा का अवशोषण होता है। किस परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण होता है। पानी का जमना, पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना। किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। जब पानी का उबलना, यानी पानी जब उबलने के लिए तैयार होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में आता है, तब वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो पानी का उबलने में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। केमिस्ट्री के जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना के दिए जाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न केमिस्ट्री के बन सकते हैं, आज हमने उन प्रश्नों को सॉल्व किया। सिर्फ प्रश्न नहीं सॉल्व किए, प्रश्नों के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए और जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन फैक्ट को भी आपको बताया, और साथ ही साथ जो थ्योरी उनसे बन सकती थी, उस थ्योरी को भी साथ ही साथ हम कवर करते चले। तो ये आपको एक जो वन शॉट क्लास मिल रही है, एक संपूर्ण मैराथन मिल रहा है केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इससे आपका जो भी सीटेट के सिलेबस में केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो मेंशन है पूरा एक सिंगल क्लास से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।